वसूलों पे जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी होता है। वसूलों पे जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी होता है। ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी होता है। ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी होता है। जी हाँ, आज आप लोगों को धमाकेदार प्रश्नों से टक्कर लेनी है। देखते हैं कितने लोग अपनी तैयारी को धुआँ-धुआँ करने के लिए एकदम अग्रसर हैं। पेपर को अपनी मुट्ठी में जकड़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोगों का सपना है यूपी टीजीटी, पीजीटी या यूपीपी? जी हाँ, जंग वर्दी की हो या जंग टीचर के लिए हो। एकदम धमाकेदार प्रश्नों के साथ आज हाजिर हो गए हैं हम। नमस्कार मेरे शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ एक बार फिर से उपस्थित हो गए हैं और देर नहीं करेंगे। क्या कहता है आज आपका पहला प्रश्न? देखिए, प्रयोजन। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा, कह रहा नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि कौन सा प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। क्या कह रहा है भाई? हेतु या लक्ष्य, उद्देश्य या नियोजन। चारों में से सही जवाब क्या होगा? आप लोग अपना जवाब भेज सकते हैं हमारे जवाब से पहले और मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है नियोजन। क्या? प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। क्या नहीं है? तो नियोजन नहीं है। जी हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कहता है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न। क्या कह रहा है कि रिजु का विलोम शब्द क्या है? रिजु का विलोम शब्द क्या है? क्या त्रिकोण है या सरल है या सीधा है या वक्र है? जी हाँ, इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है वक्र। रिजु का विलोम शब्द क्या है? वक्र। आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है भाई? तीसरा प्रश्न कह रहा है, बढ़िया प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? क्या है? अशुद्ध है। याद रखना, कह रहा अशुद्ध है। अशुद्ध है, आपको पकड़ना है। दूसरा क्रमवाचक, ढाई, ढाई अपूर्ण बोधक, 26 पूर्णांक बोधक या वह नौकर कोई विशेषण नहीं। तो आपको बताना है अशुद्ध। क्या बताना है? अशुद्ध। इसमें अशुद्ध कौन सा है? तो उसका सही जवाब होगा वह नौकर कोई विशेषण नहीं। फिर से समझिएगा, अशुद्ध पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, गलत जवाब पूछ रहा है। किसके लिए? इसका गलत कौन सा है? दूसरा क्रमवाचक सही है, ढाई अपूर्ण बोधक ये भी सही है, 26 पूर्णांक बोधक है ये भी सही है, लेकिन वह नौकर कोई विशेषण नहीं, ये गलत है, ये अशुद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला चौथा प्रश्न क्या कहता है भाई? चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा या निजवाचक सर्वनाम होगा या संबंधवाचक सर्वनाम होगा या प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा? चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप भला तो जग भला, इसका सही जवाब हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। आप जो है निजवाचक है। आ जाते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथे प्रश्न के बाद आ जाते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न क्या कहता है भाई? देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कढ़ी या चाल या चील या संतान या सरसों? कढ़ी, चील, संतान या सरसों? जी हाँ, कह रहा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग है संतान। क्या? संतान शब्द पुल्लिंग है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न क्या कहता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न। जी हाँ, बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गए हैं। देखिए, कह रहे हैं प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है?
प्रकाशन वर्ष के लिए पूछ रहा है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश या निशा निमंत्रण। दूसरा, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण या मधुकलश, निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश या मधुशाला। सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, सही जवाब होगा मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। जी हाँ, ऑप्शन ए राइट। अगला 7वां प्रश्न आ जाते हैं, बढ़िया प्रश्न है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई? 7वां प्रश्न कहता है कि सुमेल कीजिए। क्या? सारणी ए को सारणी दूसरी से सुमेलित करना है। कह रहा हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन भाई कब हुआ था? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था 1910 में। क्या? इसको सी से मिला दीजिए। कब हुआ था? 1910 में। अगला है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा। काशी नागरी प्रचारणी सभा का गठन कब हुआ था? तो हुआ था भाई 1893 में। कब हुआ था? 1893 में। उसके बाद है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये कब जो हुआ था? तो ये है 1918। तो जी हाँ, हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था 1910 में, काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ये 1918। आ जाते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न क्या कहता है भाई? 8वां प्रश्न कहता है कि तुलसीदास के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास के रचनाकार कौन हैं? क्या केशवदास हैं या महादेवी वर्मा हैं या डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं? सही जवाब क्या होगा? समझिएगा, तुलसीदास कवि तो हैं ही, गोस्वामी तुलसीदास कवि हैं और गोस्वामी तुलसीदास के नाम से अर्थात तुलसीदास नामक रचना किसकी है? तो इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी हाँ, ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न क्या कहता है भाई? 9वां प्रश्न कहता है अन्या से अनन्या। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? अन्या से अनन्या किसकी है? क्या? प्रभा खेतान की या मन्नू भंडारी की, उषा प्रेमवदा की या सुषम बेदी की? जी हाँ, सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मन्नू भंडारी। क्या? सही जवाब होगा मन्नू भंडारी। आ जाते हैं 10 नंबर के प्रश्न पर। 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये किसका वाक्य है आपको बताना है। क्या? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये वाक्य किसका है? क्या दादू का है, कबीर का है, रैदास का है या नानक का है? किसका है? 10 नंबर का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, तीसरा सही होगा, रैदास जी का है। किसका है? तो रैदास जी का है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो वाक्य है ये है रैदास जी का। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 11 नंबर का प्रश्न कहता है कि राम आम खाता है। खाता है तो अच्छी बात है भाई, आप भी खाइए। में वाच्य का कौन सा रूप है? प्रश्न तो यहाँ शुरू हो रहा है। राम आम खाता है, में वाच्य का कौन सा रूप है? क्या भाववाच्य है या कर्मवाच्य है या कर्तृवाच्य है या उभयवाच्य है? जी हाँ, सही जवाब होगा कर्तृवाच्य है, क्योंकि राम आम खा रहा है। किसकी प्रधानता है? तो राम की प्रधानता है, क्योंकि राम ही तो आम खा रहा है ना। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो 12 नंबर का प्रश्न कहता है इस दोहे में कौन सा अलंकार है? क्या? रूपक है या उपमा है या श्लेष है या उत्प्रेक्षा है? जी हाँ, बच्चा जानता है, इसका सही जवाब होगा श्लेष अलंकार। क्या? श्लेष अलंकार। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध बताना है। चांद या अंगना या अंक या आंख?
13 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा अंगना। क्या? जी हाँ, दूसरा ऑप्शन सही होगा अंगना। क्यों भाई? क्योंकि अगर चांद की बात करें तो यहाँ पर ये होना चाहिए था, एक बिंदी होनी चाहिए थी यहाँ से, उसके बाद ये रहता अंक में, ये चंद बिंदी नहीं अन्य बिंदी होनी चाहिए, और आंख में भी चंद बिंदी की जरूरत थी, इसलिए तीनों ऑप्शन सही है और तीनों ऑप्शन गलत हैं और अंगना शुद्ध है, सही है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? बढ़िया प्रश्न है। जी हाँ, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ऐसे ही बेहतरीन क्लास के लिए आप लोगों के बीच हमेशा उपस्थित रहेंगे। 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? या क्या? समनिधि या सन्निधि या सन्निधि या सन्निधि? जी हाँ, 14 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा तीसरा। जी हाँ, सन्निधि। शुद्ध वर्तनी जो है वो सन्निधि है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? रांगे राघव, धर्मवीर भारती, नागार्जुन या भगवती चरण वर्मा? सही जवाब क्या होगा? तो धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 16 नंबर का प्रश्न कहता है, 16 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर कौन सा है? जी हाँ, 16 नंबर का प्रश्न कहता है प्लुत स्वर कौन सा है? ओम या ओम? जी हाँ, इसका सही जवाब है ओम। क्या? सही जवाब है ओम। आ जाते हैं। अच्छा, नीचे भी दिया गया है, कोई बात नहीं है, आपका सही जवाब हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, प्लुत स्वर जो है ओम। अच्छा, प्लुत स्वर होता क्या है? जिसमें दो मात्रा से अर्थात दीर्घ जो स्वर होता है उससे ज्यादा का समय खर्च होता है, उसे कहते हैं प्लुत। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है ओम। अगला आ जाते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? जी हाँ, तद्भव पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव है? खेत या त्रिकुटी या नाथ या प्रभु? सही जवाब क्या होगा? तो उसका सही जवाब होगा खेत। क्या होगा? खेत। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है? भाई आपको बताना है कि देशज शब्द कौन सा है। 18 नंबर का क्या लाश है या धड़ाम है या पतलून है या औरत है? जी हाँ, जो देशज शब्द है वो है धड़ाम। क्या है? धड़ाम। जी हाँ, धड़ाम देशज शब्द है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। जी हाँ, 19 नंबर का प्रश्न है कि इसका क्या अर्थ है? क्या मिथ्या आडंबर या अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना या योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना या अधिक पाने की लालच? क्या होगा इसका सही जवाब? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना। जी हाँ, दूसरा ऑप्शन सही होगा कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना। ये होगा छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। आ जाते हैं आगे। 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? क्या ऋगधन वेद या रिधन वेद या ऋगधन वेद या रिधन गवेद? जी हाँ, सही जवाब होगा ऋगधन वेद। जी हाँ, ऋगधन वेद। आगे आ जाते हैं 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि आप बीती शब्द में समास कौन सा है? आप बीती शब्द में समास कौन सा है? क्या द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा तीसरा, तत्पुरुष समास। जी हाँ, अपने पर बीती, तत्पुरुष समास। आ जाते हैं 22 नंबर के प्रश्न पर। 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं कि दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित
प्रश्न संख्या 22 एवं 23 के सही विकल्प छांटना है। क्या है पद्यांश? वरदंत की पंगति कुंद कली धराधर पल्लवलोचन की, चपला चमके घन बीज जगे छवि मोतिन माल यमोलन की, घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निवछावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। तो कह रहा है कि इस पद्यांश में कौन सा रस है? 22 नंबर का सही जवाब क्या होगा? इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो इसका सही जवाब होगा वात्सल्य या करुण या शांत या श्रृंगार। जी हाँ, सही जवाब होगा वात्सल्य रस। जी हाँ, वात्सल्य रस है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है उपरोक्त पद किस कवि का है? तो देखिए भाई किस कवि का है, यहाँ पर तुलसी सीधा सीधा लिखा हुआ है, कुछ भी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, आप तुरंत लगाइए क्या? तुलसीदास। जी हाँ, सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा तुलसीदास। क्या? तुलसीदास। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? याद रखिए, कह रहा कौन सा विकल्प शुद्ध है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध बताना है। क्या? सा दंत्य या सा मूर्धा या श तालव्य या च कंठ। क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, पहला ही जवाब सही होगा, सा दंत। जी हाँ, इसका दंत होगा ललितु लसानाम दंता। अगर दूसरे का होता, दूसरा गलत क्यों है? तो ये है इचु यसानाम तालु, इसका तालु होता है। और शाह जो मूर्धन्य शाह है, इसका स्थान उच्चारण स्थान होता मूर्धा री टू रसाणाम मूर्धा। और चा का इचु यसानाम तालु, इसका भी तालु होता है। तो जी हाँ, ऑप्शन इसका होगा पहला, उच्चारण स्थान की दृष्टि से श दंत सही हो गया विकल्प। अगला 25 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? बढ़िया प्रश्न है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कह रहा कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, या दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, या विसर्ग कंठ वर्ण है, या छ संयुक्त व्यंजन है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ रहा अशुद्ध, प्रश्न को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। अशुद्ध है आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अशुद्ध है। जी हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी हाँ, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 26 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? 26 नंबर का प्रश्न कहता है मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। बहुत गलत बात है भाई, करना चाहिए था। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध? फिर से समझिएगा, कह रहा अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध है कौन सा? अशुद्ध है भाई। तो क्या अशुद्ध कौन सा आपको बताना है? देखिए 26 नंबर का सही जवाब क्या होगा? क्या कर्ता या पुल्लिंग या एक वचन या बहुवचन? जी हाँ, कह रहा मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो भाई विकल्प अशुद्ध है वो है एक वचन। क्या? एक वचन जो है वो अशुद्ध है, बाकी शुद्ध है। जी हाँ, आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। आते हैं 27 नंबर के प्रश्न पर, और कह रहा है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। आसान सा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। तो आपको बताना है या क्ष या त्र या क्या। मुझे लग रहा है परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, आपने तुरंत लगा दिया होगा या। जी हाँ, संयुक्त व्यंजन नहीं है या।
बाकी तीनों है। लेकिन आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आपसे ये पूछ ले, मान लीजिए अगर आपको ये याद रहेगा छ त्र ज्ञ, ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं, या की जगह पर कोई और लगा देगा, तो उसको ख्याल रखना जरूरी है। यहाँ पर ये जानना जरूरी नहीं कि कौन सा नहीं है, ये जानना जरूरी है कि कौन सा है। छात्र और ज्ञ ये तीनों जो है संयुक्त व्यंजन है या नहीं है, या की जगह पर कोई और भी वो बदल करके दे सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। भाई मृत्युंजय पद में कौन सा समास है आपको बताना होगा। चलिए मृत्युंजय पद में समास बताइए। बढ़िया प्रश्न है। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है जिसने, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली जिसने, वाह समझ गए होंगे क्या होगा। क्या द्विगु होगा, या कर्मधारय होगा, या बहुब्रीहि होगा, या द्वंद्व होगा। जी हाँ, सही जवाब है बहुब्रीहि समास। क्या बहुब्रीहि समास। आगे आ जाते हैं 29 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। क्या आ का, या अल का, या अलन का, या अलम का। सही जवाब होगा अलम। क्या अलम। आगे आ जाइए 30 नंबर का सही जवाब देखिए। 30 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि यह पुस्तक किसकी है। में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। भाई ये पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक किसकी है, तो यह जो है रेखांकित शब्द का पद परिचय देना है। तो क्या है, सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष से, एक वचन स्त्रीलिंग, या सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, या गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन, या संबोधन अव्यय। जी हाँ, 30 नंबर का सही जवाब क्या होगा, तो 30 नंबर का सही जवाब होगा कि सार्वनामिक विशेषण पुस्तक एक वचन स्त्रीलिंग। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही होगा। आ जाते हैं 31 नंबर के प्रश्न पर। 31 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा। 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा। क्या विवेचन होगा, या संश्लेषण होगा, या व्याख्या, या विभाजित। क्या होगा, सही जवाब होगा संश्लेषण। क्या होगा, संश्लेषण। आगे आ जाते हैं 32 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 32 नंबर का प्रश्न कहता है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। भाई उसे क्या कहते हैं कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। क्या कंठ कहते हैं, या दंत कहते हैं, या मूर्धन्य कहते हैं, या नासिक कहते हैं। जी हाँ, सही जवाब क्या होगा, अभी हमने पीछे बताया है, उसका सही जवाब होगा दंते। क्या लिरितुलसानाम दंताः, दांत। आगे आ जाते हैं 33 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 33 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। श श श, या आबसा, च छ ज, या रल। कौन सा है 33 नंबर का सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए श श स। 34 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि अत्यधिक का विलोम क्या होगा। अत्यधिक का विलोम क्या होगा। अत्यल्प, अत्याधिक, अनधिकत, अनधीन। जी हाँ, अत्यधिक का जो विलोम होगा वो होगा अत्यल्प। क्या, अत्यल्प। आगे आ जाते हैं 35 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। कह रहा है कि रित का विलोम क्या होगा। रित का विलोम क्या होगा। क्या अनृत होगा, या वक्र होगा, या विकीर्ण होगा, या अनैक्य होगा। सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होगा अनृत। रित का होगा अनृत। जी हाँ, आगे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है 36 नंबर का प्रश्न कहता है कि संकल्प शब्द में उपसर्ग बताना है। क्या सम होगा, सक होगा, सन होगा, या संक होगा। जी हाँ, समझ गए होंगे, सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे आ जाते हैं 37 नंबर, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। इस वाक्य का
वाच्य क्या होगा? 37 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो 37 नंबर का सही जवाब होगा भाववाच्य या कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य या अन्यवाच्य। हमसे पहले आप अपने शब्द का जवाब, अपने प्रश्न का जवाब लगा सकते हैं। क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब होगा भाववाच्य, भाववाच्य। आगे आ जाते हैं 38 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, बढ़िया प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के सामने है। यहाँ तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? ध्यान रखना, पूछ रहा है गलत है, कह रहा कौन सा मेल गलत है? क्या? लौंग का लवंग, आंत का अंत्र, लुनाई का लावण्यता या आयुष का आदेश? जी हाँ, गलत पूछ रहा है तो गलत है लुनाई लावण्यता। बाकी सही है, लौंग का लवंग होता है, आंत का अंत्र होता है, आयुष का आदेश होता है, लेकिन लुनाई लावण्यता ये नहीं होता है। आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 39 नंबर का प्रश्न कहता है कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? जी हाँ, आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। 39 नंबर का क्या कहता है? संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, सही है या गलत है? रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी, सही है या गलत है? स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र या अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? जी हाँ, तीनों जवाब सही हैं, लेकिन ऑप्शन सी अर्थात तीसरा जो है वो गलत है कि स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? तो यह जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। याद रखना, इसकी जगह पर ऑप्शन दूसरा दे सकता है। तो आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न 40 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 40 नंबर का प्रश्न। शिवराज भूषण भूषण, शब्द रसायन देव, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उद्धव सदक भारतेंदु हरिश्चंद्र? जी हाँ, सही जवाब क्या होगा? आपने पकड़ लिया होगा कि सही जवाब क्या है। जी हाँ, इसका सही जवाब है कि उद्धव शतक ये भारतेंदु जी का नहीं है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है। किसका है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है। जी हाँ, आ जाते हैं 41 नंबर के प्रश्न पर। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? जी हाँ, गलत पे कम ध्यान देना है आपको, सही पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसने गलत पूछा है। इसने पूछा है कौन सा युग्म गलत है, तो गलत तो यहाँ आपको ध्यान रखना, हो सकता है यहाँ पर इसकी जगह पर कोई और दे दे, तो जो सही है उसको ज़्यादा जरूरी है याद रखना। वोल्गा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन, तो ये सही है। सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती, सही है। आर्यों का आदि देश, डॉक्टर संपूर्णानंद, सही जवाब। दर्शन दिग्दर्शन, ये सही नहीं है। जी हाँ, ये सही नहीं, ये तो गलत है। तो ये किसका है भाई? तो ये राहुल सांकृत्यायन जी का है। जी हाँ, ये जो है ये राहुल सांकृत्यायन जी का है। आगे आ जाते हैं 42 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। क्या है 42 नंबर का प्रश्न? कह रहा है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? फिर बता दे रहे हैं, अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध है। देखिए भाई, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। और हाँ, मेरा यही विचार है, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो जी हाँ, कह रहा अशुद्ध है तो अशुद्ध है, हाँ मेरा यही विचार है, ये अशुद्ध है। अच्छा, तो शुद्ध क्या होगा भाई? इसका शुद्ध क्या होगा? तो यहाँ पर एक कामा लगा देना होगा बस। हाँ के बाद कामा लगाएंगे, मेरा यही विचार है, यही इसमें अशुद्धि थी। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 43 नंबर का प्रश्न कहता है कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? क्या चिरंतन, शाश्वत, सनातन, अधुनातन? जी हाँ, क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा अधुनातन। क्या? अधुनातन। आ जाते हैं 44 नंबर के प्रश्न पर। 44 नंबर का प्रश्न कहता है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? क्या प्राचीन होगा, अद्यतन होगा, या अधुनातन होगा, या सनातन होगा? जी हाँ, तो अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? आसान सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, प्राचीन। क्या?
प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द होगा प्राचीन। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, 45 नंबर का प्रश्न कहता है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या बिरहणी, बिरहणी या गृहिणी या विभीषण या जगतगुरु? जी हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा, अर्थात अशुद्ध। गलत जवाब क्या होगा, कह रहा है कि कौन सा अशुद्ध है, शुद्ध नहीं पूछ रहा, अशुद्ध पूछ रहा है। तो क्या पहला ही गलत होगा? जी हाँ, बिरहणी नहीं होता। जी हाँ, ये बिरहणी नहीं होता, ये बिरहणी होता है। क्या होता है? बिरहणी होता है। तो यही जवाब आपका अशुद्ध हो जाएगा, बिरहणी। चलिए 46 नंबर के प्रश्न पर आ जाइए। 46 नंबर का कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है भाई? देखते हैं कौन सा गलत है। कह रहे हैं कि इनमें में से कौन सा गलत है? लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, या मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, या माई का लाल साहसी व्यक्ति। जी हाँ, आपको गलत युग्म पूछ रहा है, गलत, ये याद रखना है कौन सा गलत है। तो लुटिया डूबना, इसका मतलब सारा काम चौपट होना, ये तो सही है। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं ठीक है भाई, ये तो सही है लेकिन ये ठीक नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लालच देकर बहकाना। क्या इसका मतलब होता है? कि लालच देकर, लालच देकर बहकाना। याद रखना, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में ये ना पूछे कि इसका कौन सा सही है। तो अगर सब्ज बाग दिखलाना का सही जवाब आपको पता होगा कि लालच देकर बहकाना, तब आप समझ जाएंगे कि ये गलत था, ये सही है। तो मुट्ठी गर्म करना से रिश्वत देना, ये सही है। माई का लाल साहसी व्यक्ति, ये भी सही है। आ जाते हैं 47 नंबर के प्रश्न पर। 47 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? कह रहा है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। तो आपको बताना है कौन सा अलंकार है इसमें। क्या इसमें अलंकार बताना है? क्या अनुक्ति है, या यमक है, या श्लेष है, या रूपक है? जी हाँ, सही जवाब होगा श्लेष अलंकार। क्या? श्लेष अलंकार। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 48 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास? सही जवाब क्या होगा? तो तत्पुरुष। जी हाँ, गायों के लिए शाला अर्थात गायों के रहने का स्थान गौशाला। अगला प्रश्न क्या कहता है? 49 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? देशभक्त में कौन सा समास है? देशभक्त में कौन सा समास है? 49 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि देशभक्त में कौन सा समास है? सही जवाब क्या होगा भाई? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु? जी हाँ, सही जवाब क्या होगा? तत्पुरुष। क्या? तत्पुरुष। जी हाँ, देशभक्ति, देश की भक्ति, तत्पुरुष समास। आ जाइए 50 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 50 नंबर के प्रश्न पर पहुंच गए हैं। और अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक लाइक तो बनता है भैया। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बेहतरीन क्लास आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी। देखिए 50वां प्रश्न क्या कहता है? प्रागैतिहासिक काल में किस उपसर्ग का प्रयोग है? क्या? प्राग, प्राग, प्रा या प्रागैत? जी हाँ, सही जवाब होगा प्राग। क्या? प्राग। प्रागैतिहासिक में प्राग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे 51 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 51 नंबर का प्रश्न कहता है कि तुलसीदास किसकी कविता है? जी हाँ, मुक्तिबोध की है, या गे की है, या हरिवंश राय की है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? जी हाँ, तुलसीदास किसकी कविता है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 52 नंबर का प्रश्न कहता है कि बहिष्कार, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? वही धनष्कार, या वही धनाकार, या वही धनकार, या वही धनकार? सही जवाब होगा वही धनकार। जी हाँ, तीसरा ऑप्शन सही होगा, बहिष्कार का संधि विच्छेद वही धनकार। आ जाते हैं
53 नंबर के प्रश्न पर भाई 53 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक। जी हाँ, बच्चा जानता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? 54 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है भाई। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो इसमें पुल्लिंग कौन है? क्या पहिया है कि लिखावट है कि पखावज है कि मझधार है? जी हाँ, पहिया है। निकर गया, टूट गया, चल गया, पहिया। जी हाँ, पुल्लिंग शब्द है पहिया। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न जी हाँ 55 नंबर का प्रश्न कहता है, गद्यांश से संबंधित है। कह रहा दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांट करके लिखना है। चलिए, अगर कोई गद्यांश या देता है लंबा सा, तो आप लोग पहले प्रश्न पढ़िएगा, क्या पता आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। देखते हैं भाई क्या कह रहा है। संप्रेषण कला क्या नहीं है? संप्रेषण कला क्या नहीं है? क्या अलंकरण नहीं है? क्या आत्मविश्वास नहीं है? तो प्रभावशाली भाषा नहीं है? या विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना क्या नहीं है? देखते हैं भाई 55 नंबर। तो ये देखिए दिया गया है संप्रेषण कला, जिसमें स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। तो इतनी चीज़ें तो संप्रेषण कला हैं, लेकिन इसमें कहीं अलंकरण नहीं है, तो इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? अलंकरण। कह रहा है क्या नहीं है? तो नहीं है अलंकरण। आगे आते हैं 56 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? क्या अभ्यास से या भाषण से या अनायास या विषय की अच्छी पकड़ से होता है? देखते हैं भाई क्या कह रहा है। जी हाँ, इसका क्या है? देखिए कहा है कि अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था। बस मिल गया आपका जवाब। देखिए ना, इसका 56 नंबर का सही जवाब होगा अभ्यास। क्या होगा? अभ्यास। जी हाँ, आज आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।